हेलो दोस्तों, तो देवभूमि ज्ञान दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखेंगे आपका प्रीवियस ईयर का पेपर। ठीक है, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी का और छात्रावास अधीक्षक और भी आपकी कई इसमें पोस्ट थी। ठीक है ना, जो कि हुआ था 4 तारीख महीना 12 2021 को। ठीक है, तो आज हम इसमें देखेंगे हिंदी को ही सिर्फ। ठीक है, चलो फिर देखते हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वह है कि परिमति, ठीक है ना, परिमति का आशय है। तो देखो भैया, परिमति, अब मति आ गया तो अब मति से आप क्या कहोगे? आप कहते नहीं हो मति मारी गई है इसकी, यानी कोई बुद्धि से है रिलेटेड। ठीक है, बुद्धि से रिलेटेड है तो आप क्या कहोगे? ऑप्शन नंबर बी। इसका मतलब होता है परिमति का बुद्धि की व्यापकता। ठीक है, अब देखो कई बार जो है ना बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, क्योंकि वो पढ़े रहते हैं आपका परिमिति भी और परिमति भी। ठीक है, एक होता है आपका परिमिति, एक होता है आपका परिमति। ठीक है ना, अब इसमें देखो मिति आ रहा है। अगर ये मिति आएगा तो आप क्या कहोगे? इस मिति का जो मतलब होता है ये होता है एक मर्यादा। ठीक है ना, मर्यादा बोल लो आप, या बोल लो इज्जत। ठीक है, या बोल लो भैया सीमा या अंत बोल लो। ठीक है ना, और मति का अर्थ यही होता है, परिमति का भी अर्थ यही होता है। ठीक है, तो अगर परिमिति होता तो आप इसमें मर्यादा लगाते। ठीक है ना, तो देखो एक मात्रा का खेल है। अब इसमें परिमति, और मति से क्या आशय होता है भैया? मति कहते नहीं हो, अब इसकी मति मारी गई है क्या, ऐसा बोलते हो ना, यानी बुद्धि, अक्ल। ठीक है, बुद्धिमान कह लो या चतुर कह लो। ठीक है, ये सभी होते हैं इसके मतलब। तो आप डिफरेंस समझ गए होंगे। ठीक है, तो इसमें हमारा जो आंसर है वो क्या है? परिमति का, यानी बुद्धि की व्यापकता। ठीक है, चलो फिर अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। तो हमारा जो दूसरा प्रश्न है वह है सिफारिश किस भाषा का शब्द है? तो देखो भैया, जो आपका सिफारिश शब्द है ना, वो शब्द है आपका अरबी भाषा का। ठीक है, अरबी भाषा का शब्द है, और भी आपके कई शब्द हैं अरबी में, जैसे अदालत हो गया, अदालत, आदमी। ठीक है ना, आदमी हो गया, इज्जत हो गया, जवाब हो गया, दिमाग, दुनिया, ये सभी अरबी भाषा के आपके शब्द हैं। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। तो तीसरा प्रश्न है गौधुली कहते हैं। ठीक है, गौधुली कहते हैं, गौधुली यानी गौ प्लस धूल। ठीक है, आप कहते नहीं हो मेरे गौ हरा गो यार। ठीक है, तो गौ का मतलब क्या होता है भैया? वो होता है गाय। ठीक है ना, अब देखो गाय, अगर मैं बात करूँ पुराने समय की, ठीक है, तो पुराने समय में क्या होता था ना, हमारे पास उस समय में घड़ियाँ तो थी नहीं जिससे हम टाइम का पता लगा सकें। ठीक है, तो क्या होता था, पुराने समय की बात कर रहा हूँ। ठीक है, हम गाय को जब छोड़ देते थे तो गाय भैया जंगलों में जाती थी चरने को। ठीक है ना, सुबेरे हम छोड़ देते थे तो वो चरने को जाती थी। जब वो आपका चरकर वापस आती थी ना, चरकर वापस आती थी तो कब आती थी? वो शाम को आती थी। ठीक है, तब हम पता लगाते थे कि हाँ भैया शाम हो गई है। ठीक है ना, आपके बज गए हैं 5 या 4 बज गए हैं, अब शाम हो गई है, चलो फिर अब शाम का खाना बनाते हैं। ठीक है, तो हम ऐसे पता लगाते थे। ठीक है, जब गाय हमारी चरकर वापस आ जाती थी तब हम लगाते थे कि हाँ भैया शाम हो गई है, ऐसा अंदाज़ा हम लगाते थे। ठीक है, तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो देखो क्या होगा। इसमें आपका सही आंसर होगा कि प्रातः का समय जब पशु चरने के लिए जाते थे। नहीं नहीं, ये गलत है, लौट के आते थे ना। शाम का वह समय जब पशु चरकर लौटते थे। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसमें हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है ना, शाम का वह समय जब पशु चरकर भैया आपके लौटते थे। ठीक है, फिर देखो अब हमारा जो अगला प्रश्न है यानी चौथा प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में दो दो उपसर्ग प्रयुक्त हुए हैं? ठीक है ना, दो दो उपसर्ग प्रयुक्त हुए हैं। अतिक्रमण ना, चिरकाल ना, समालोचना में देखो सम आलोचना। ठीक है, तो आप अगर ध्यान से पढ़ोगे तो आपको लगेगा यार सम मैंने पहले बोल दिया। ठीक है ना, सम, अब ये आ की मात्रा लगी है, ये भी तो एक आपका क्या है? उपसर्ग है। सम प्लस आ प्लस लोचना मिलकर बनाएगा आपका समालोचना। ठीक है ना, चलो समझ गए, ये भी आपका क्या एक उपसर्ग है। उपसर्ग क्या होते हैं भैया? उपसर्ग जो शब्द आपके प्रारंभ, प्रारंभ यानी आगे, ठीक है ना, आगे जुड़कर एक अर्थ में आपकी विशेषता लाते हैं, या आप कह सकते हो नए शब्द का निर्माण करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने मान लो लिख दिया हार। ठीक है ना, एक फेमस उदाहरण लेता हूँ, जैसे मैंने हार लिख दिया। ठीक है, अब हार लिख दिया, इसके आगे मैंने आपका प्र जो है उपसर्ग लगा दिया। ठीक है, एक प्र आपका उपसर्ग होता है ना, ये अगर मैं इसके आगे उपसर्ग लगा दूं तो देखना भैया ये हो जाएगा प्रहार। ठीक है, प्रहार हो गया, मतलब ये एक जो आपका हार का अर्थ था ना उसमें एक विशेषता भी ला दे रहा है और एक नए शब्द का भैया आपका निर्माण भी कर दिया।
ठीक है। तो ये हो गया आपका उपसर्ग। ठीक है, समझ गए चीज़ों को क्या होता है उपसर्ग करके। चलो अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है ना वह है, यह विचार मेरे मन में अचानक आया। इस वाक्य में क्रिया विशेषण शब्द है। ठीक है, क्रिया विशेषण क्या होता है भैया? क्रिया विशेषण सीधी सी बात होगी, यहाँ से समझ जाओ। जो भैया क्रिया की विशेषता बताएगा उसी को आप कह देना क्रिया विशेषण है ये आपका। ठीक है ना। अब आपने बोला यह विचार मेरे मन में अचानक आया। भैया कैसे आया? आपने कहा अचानक आया। तो ये अचानक क्या है? आपकी विशेषता बता रहा है कि आपका विचार कैसे आया भैया? अचानक आया। ठीक है ना, अचानक आया। तो आपने कहा ठीक है भैया, ये अचानक क्या हो गया इसमें आपका? आपका हो गया क्रिया विशेषण, क्योंकि ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। ठीक है, इसे ऐसे समझो, मान लो मैंने लिखा धीरे चलो। ठीक है, धीरे चलो या धीरे चले लिख दिया। ठीक है ना। अब मैंने धीरे चले लिख दिया तो इसमें क्रिया क्या है भैया? ये क्रिया है आपकी चले। ठीक है ना, ये क्रिया हो गई। अब इस क्रिया की जो विशेषता बताएगा वो धीरे बता रहा है। भैया कैसे चलो? धीरे चलो। ठीक है, धीरे चलो। इसीलिए जब ये क्रिया की विशेषता बता रहा है तो ये क्या हो जाएगा भैया? क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, समझ गए चीज़ों को। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा भैया? वह यह विचार मेरे मन में अचानक आया। भैया कैसे आया? अचानक आया। तो ये अचानक क्या हो गया भैया? क्रिया विशेषण हो गया आपका। ठीक है, क्रिया विशेषण। चलो फिर अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा छठा प्रश्न है, टिप्पण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है ना, टिप्पण यानी आपका नोटिंग। ठीक है ना, जो कि सरकारी क्षेत्रों में पत्राचार होता है टिप्पण के माध्यम से आपका। ठीक है, तो ये होते हैं आपके दो प्रकार के। ठीक है, मुख्यतः लिखा है, मुख्यतः आपके दो प्रकार के होते हैं। एक संपादकीय होता है, कार्यालय हो गया। ठीक है, अगर मैं बात करूँ टिप्पण की तो अलग अलग चीज़ों के अनुसार होता है आपका। ठीक है ना, अगर मैं बात कर दूँ विषय वस्तु के आधार पे तो आप कह सकते हो भैया सामान्य टिप्पणी, संपूर्ण टिप्पणी। ठीक है, एक होता है प्रतिपादन के आधार की दृष्टि से भी होता है आपका मुख्य टिप्पणी। ठीक है ना, ये सभी प्रसार की दृष्टि से भी होता है, आंतरिक बाह्य करके। ठीक है, तो कई चीज़ें आ जाती हैं, आप दो प्रकार की होती हैं, ये याद रख लो, मुख्यतः लिखा है। ठीक है ना। चलो फिर आते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वह है कि निम्न में से अर्क का पर्यायवाची है। ठीक है ना, अर्क आप कहते हो ना, अर्क का गोला। ठीक है, यानी अर्क का गोला यानी आपका सूर्य का गोला। ठीक है ना, तो देखो भैया सूरज होता है। ठीक है, क्या होता है इसका मतलब? वो होता है आपका सूर्य। ठीक है, पर्यायवाची क्या निकलेगा? सूर्य। ठीक है, और क्या होते हैं भैया सूर्य के पर्यायवाची आपके? सूरज हो गया। ठीक है, सूरज। और आपका भास्कर हो गया, भास्कर, भानु, दिवाकर। ठीक है, दिवाकर, ये सभी क्या है आपके? सूर्य के पर्यायवाची हैं। ठीक है, अब सूर्य के पर्यायवाची हैं तो अर्क के भी पर्यायवाची होंगे भैया। ठीक है, फिर देखो हमारा जो आठवां प्रश्न है ना वह है कि, चलो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। तो जो हमारा आठवां प्रश्न है वह है कि खूंटी के बल बछड़ा कूदे मुहावरे का अर्थ है। ठीक है ना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है भैया? ये खूंटा है, अगर आप मैं ये खूंटी के बल बछड़ा कूदे। ठीक है, ये खूंटा है, जब आपका खूंटा में ये रस्सी लगी है तभी आप कूद रहे हो, अगर रस्सी खोल दी तो मतलब आप नहीं कूद रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे इसका अर्थ क्या निकलेगा कि हाँ भैया आप किसी दूसरे के बल पे क्या कर रहे हो? किसी दूसरे के बल पर कार्य कर रहे हो, दूसरे के बल पर कार्य कर रहे हो। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, किसी दूसरे व्यक्ति या कह लो अपने मित्र के बल पे आप उछल रहे हो। ठीक है ना, जैसे मान लो आपकी लड़ाई हो गई। ठीक है, आपकी लड़ाई हो गई, अब आप उतने कैपेबल नहीं हो। ठीक है ना, आप उतने कैपेबल नहीं हो कि हाँ मैं उसको जवाब दे पाऊँ। ठीक है ना, आपको सही से बात करना आता है ना कुछ आता है, तो आप क्या करोगे? तब आप अपने मित्र के बल पे उछलोगे, नहीं भैया अब मेरा ये दोस्त है, अब तेरे को बताता हूँ। ठीक है, अब आप ऐसा कहोगे तो आप क्या करोगे? दूसरे के बल पे कार्य करोगे उस समय। ठीक है ना, समझ गए चीज़ों को। चलो अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि यह आदमी विश्वासी है। वाक्य में यह शब्द है, यह आदमी विश्वासी है, इसमें जो आपका यह शब्द होता है ना ये होगा आपका सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, सर्वनामिक विशेषण होगा क्योंकि जो सर्वनाम शब्द है ना जब वो संज्ञा के लिए विशेषण का काम करते हैं तो आप कह देना कि भैया वो आपके क्या है? सर्वनामिक विशेषण है। जैसे मान लो आपने लिख दिया ना वह, यह, जो, कौन, क्या, ऐसा। ठीक है, चलो एक उदाहरण भी दे देता हूँ। जैसे आपने लिखा वह
लड़का बदमाश है, वह लड़का बदमाश है लिख दो, बदमाश है। ठीक है, तो इसमें ये वह क्या हो जाएगा, वह आपका एक सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, एक और उदाहरण दे देता हूँ फिर। जैसे मान लो आपने लिख दिया इस परीक्षार्थी ने नकल की है। ठीक है, इस परीक्षार्थी ने नकल की है, तो इसमें इस क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा आपका सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, समझ गए चीज़ों को। चलो अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि महोदार्य में संधि है, तो जो आपका महोदार्य में संधि होगी ना, वो होगी आपकी कौन सी संधि भैया, वृद्धि संधि। ठीक है, अब मेरे को कैसे पता चला कि इसमें तुरंत आपकी वृद्धि संधि होगी, तो देखो भैया सीधा सा होता है, अगर आपकी मात्रा डबल हो जाए ना, शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ, अगर कभी भी आपको मात्रा डबल दिख जाए ना, तो अधिकतर उसमें क्या होती है, आपकी वृद्धि संधि होती है। ठीक है ना, जैसे अगर मैं इसी महोदार्य को तोड़ूं तो ये क्या हो जाएगा, महो औदार्य आ रहा है। ठीक है, यानी ये महा प्लस आपका हो जाएगा औदार्य। ठीक है ना, ये हो गया। अब इसको आप और तोड़ो तो महा आ है। ठीक है ना, महा आ मतलब इसमें से आपकी आ की मात्रा बाहर निकाल लो भैया और प्लस कर लो आपका औ। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, ये मिलकर बनाएगा आपका औ। ठीक है, तो इसीलिए आपकी डबल मात्रा लगी है। ठीक है ना, ऐसी काम करती है आपकी वृद्धि संधि। जैसे मान लो जब आपका ओ प्लस ए मिलता है ना, ओ प्लस ए मिलता है, तो ये आपका ए बनाता है वृद्धि संधि में। ठीक है ना, अब इसका उदाहरण क्या होगा, देखो मान लो आपने लिख दिया पुत्रेषणा। ठीक है ना, क्या लिख दिया, पुत्रेषणा लिख दिया। ठीक है, अब पुत्रेषणा लिख दिया तो पुत्र प्लस एषणा होता है, पुत्र प्लस ए षणा होता है। ठीक है ना, अब आपने पुत्र प्लस एषणा लिख दिया, पुत्र अ आ रहा है ना, इसमें आपका औ बाहर निकल गया प्लस ए निकल गया, तो अब ये क्या बनाएगा भैया, इसकी मात्रा यहाँ पे डबल हो जाएगी, ये होगा आपका पुत्रेषणा। ठीक है, तभी मैंने आपको शॉर्ट में बताया था कि मात्रा डबल हो जाती है। ठीक है, तो इसमें आपकी वृद्धि संधि थी। ठीक है, चलो फिर अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक प्रत्यय का उदाहरण है। भाव या वाचक यानी आपके भाव निकल रहे होंगे। ठीक है, सीधा सा समझ जाना। जैसे आपने कहा भैया बहुत गर्मी हो रही है, ठीक है ना, इस बार तो बहुत गर्मी है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इस बार बहुत गर्मी है, बोला आपने, तो आपका क्या निकल रहा है, भाव निकल रहा है। ठीक है ना, भाव निकल रहा है। मीठा रसीला कहार, इसमें भाव कहाँ निकल रहा है भैया, ठीक है ना, इसमें भाव नहीं निकलेगा आपका। जैसा आपने कहा कि मान लो, और भाव की अगर मैं बात करूँ तो मान लो अगर कभी भी आपके ना आपको पता चले कि यार मेरे को भाववाचक जानना है, तो आप क्या करना, क्रिया के अंत में आपका आप आ जाए, अंत आ जाए, वट हट ई आई आ जाए, आन आ जाए, तो आप कह देना भैया ये आपके भाववाचक हैं। ठीक है, जैसे आपने कहा मेरी तो लड़ाई हो गई। ठीक है, अब आपने कहा मेरी तो लड़ाई हो गई, ये लड़ाई शब्द क्या आपका भाव प्रकट कर रहा है भैया, क्या हो गई, लड़ाई हो गई। ठीक है ना, बड़े भाव से बोल रहे हो। आपने पहली बार आप जॉब में लगे, ठीक है ना, मान लो आप पुलिस में भर्ती हो गए इस बार। ठीक है, पुलिस में भर्ती हो गए, आप कहोगे मेरी पहली कमाई है। ठीक है, क्या कहोगे, मेरी पहली कमाई है। ये जो कमाई शब्द है ना, ये क्या है, आपका भाव प्रकट कर रहा है भैया, तो ये क्या हो जाएगा, एक आपका भाववाचक हो जाएगा। ठीक है ना, और प्रत्यय है ये आपका। ठीक है ना, चलो भाववाचक प्रत्यय का उदाहरण बोलो दिया है। ठीक है ना, और उपसर्ग क्या होते हैं, जो भैया आगे लगते हैं, और प्रत्यय क्या होते हैं, जो भैया शब्द के पीछे लगते हैं। ठीक है, आसान है, तुरंत बता दोगे आप। चलो अब बढ़ते हैं हमारे 12वें प्रश्न की ओर। तो हमारा जो 12वां प्रश्न है वह है कि निम्न में से शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द बताना है आपने। ठीक है ना, यहाँ पे लिखा है श्रृंगार। ठीक है, तो ये तो तुरंत गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल ही सही होगा। ठीक है ना, श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है। ठीक है ना, श्रृंगार। ठीक है, इसमें ये जोड़ोगे तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। तो अब हमारा जो 13वां प्रश्न है वह है कि हिंदी वर्णमाला के व्यंजन वर्णों में अल्प प्राण वर्ण है। तो भैया सीधी सी बात है, आपसे अल्प प्राण पूछा तो आप कहना अल्प प्राण क्या होता है, पहला तीसरा और पांचवा। ठीक है, पहला तीसरा पांचवा यानी
प्रथम, तृतीय और पंचम। ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है अल्प प्राण होता है क्या, आप कह देना भैया जिन व्यंजनों में मुख से कम हवा निकलती है उन्हें हम अल्प प्राण कह देते हैं। अल्प का मतलब आप समझ ही रहे होगे, ठीक है ना, मुख से आपकी कम हवा निकल रही है, अल्प प्राण हो जाएंगे। ठीक है, और ये आपके क्या क्या होते हैं, प्रथम, तृतीय और पंचम। ठीक है ना, अब प्रथम, तृतीय, पंचम कहने का अर्थ क्या, आपने बोला क, तो क क्या है आपका भैया, एक अल्प प्राण है। आपने आप तृतीय बोला क ख ग, ये गौ क्या हो गया आपका भैया, तृतीय नंबर पे आता है तो आपका क्या हो गया, अल्प प्राण हो गया। फिर आपने पंचम बोला क ख ग घ अंग, ठीक है ना, आपने फिर क्या बोला भैया, अंगो बोला, तो ये अब अंगो क्या हो गया, पांचवें नंबर पे आता है तो अल्प प्राण हो गया। अब वहीं पे महाप्राण क्या होता है, महाप्राण, तो देखो भैया सीधी सी बात है, आपने अल्प प्राण पढ़ लिया और इसमें क्या थी इसकी परिभाषा, जिन व्यंजनों से मुख से कम हवा निकलती है आप उसे अल्प प्राण कह देते हो। वहीं पे कह देना कि महाप्राण में क्या होता है ना, ज़्यादा हवा निकलती है मुँह से। ठीक है, और ये आपके नंबर में होते हैं दूसरे और चौथे। ठीक है ना, दूसरे और चौथे नंबर के। ठीक है, चलो फिर अब बढ़ें आगे की ओर। फिर जो हमारा जो 14वां प्रश्न है वह है कि वह वाक्य जिसमें एक मुख्य या स्वतंत्र उपवाक्य और एक या अधिक गौण या आश्रित उपवाक्य होते हैं कहलाते हैं। ठीक है, सीधा सा है, ज़्यादा लंबा प्रश्न कर दिया है। ठीक है ना, अब देखो इसका जो सही आंसर है वो है आपका मिश्र वाक्य। ठीक है ना, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक आपका सरल वाक्य होता है उसके साथ कोई भी दूसरा उपवाक्य शामिल हो जाता है। ठीक है, उसी को हम कह देंगे ये आपका मिश्र वाक्य है। ठीक है, थोड़ा बढ़ा के लिख दिया है लेकिन कहने का अर्थ वही है इसका। ठीक है ना, क्योंकि इसमें उपवाक्य बोल रखा है, आप उपवाक्य देखेंगे तो आप कह देना कि हाँ भैया इसमें मिश्र वाक्य भी मिश्र वाक्य है आपका। ठीक है, तो जैसे मान लो मिश्र वाक्य होता क्या है, मैंने लिखा कि श्याम, मैंने लिखा, मान लो यही लिख देता हूँ, श्याम ने लिखा, श्याम ने लिखा है। ठीक है, श्याम ने लिखा है कि वह कल आ रहा है, कल आ रहा है भैया भर्ती देने, वो कल आ रहा है। ठीक है ना, आप कल आ रहा है लिख दिया, तो अब यहाँ पे आप क्या समझोगे, इन दोनों वाक्य को ये की शब्द जोड़ रहा है। ठीक है, ये की शब्द ही तो जोड़ रहा है, तो ये की क्या हो जाएगा भैया, मिश्र वाक्य हो जाएगा। ठीक है, कि आ जाए यहाँ पे, जो आ जाए, जैसा वैसा, जो जब कहाँ अगर आ जाए, तो ये सभी क्या आपके मिश्र वाक्य होते हैं, इनको उदाहरण है ये। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है यानी 15वां प्रश्न है वह है कि विसर्ग का प्रयोग होता है। ठीक है, विसर्ग यानी ये दो बिंदु। ठीक है ना, तो विसर्ग का प्रयोग किस में होता है भैया, आपको अधिकतर देखने को मिलेगा संस्कृत के शब्दों में। ठीक है, अब संस्कृत के शब्दों में देखने को मिलेगा तो आप कह दोगे यहाँ पे भैया तत्सम शब्दों में। किस में, तत्सम शब्दों में। तत्सम शब्द क्या होते हैं भैया, जैसे आपके अग्नि हो गई, हस्त हो गया। ठीक है, एकदम शुद्ध शब्द जो संस्कृत के ही होते हैं। ठीक है, और तद्भव क्या होते हैं भैया, तद्भव शब्द वो होते हैं जिसमें हमने भैया कलाकारी दिखाई होती है। ठीक है, आप कह सकते हो जो तत्सम है वो शुद्ध शब्द होते हैं और जो आपके तद्भव हैं वो अशुद्ध शब्द होते हैं। ठीक है, अशुद्ध। अब तत्सम में जैसे मैंने हस्त लिखा, अब हस्त की जगह अभी हम क्या यूज़ करते हैं भैया, हस्त की जगह हम बोलते हैं हाथ। ठीक है, तो ये हाथ क्या है आपका तद्भव शब्द है। ठीक है, समझ गए। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो 16वां प्रश्न है वह है कि यही सच है किसकी कृति है। तो देखो यही सच है जो कृति है ना वो मन्नू भंडारी जी की है। ठीक है ना, यही सच है। और इनकी एक और फेमस कृति है मैं हार गई। क्या है, मैं हार गई। ठीक है, ये भी इनकी फेमस कृति है। दो फेमस कृति हैं इनकी, और भी एक और याद रख लो, आंखों देखा झूठ भी इन्हीं की है। ठीक है ना, आंखों देखा झूठ हो गई। एक उपन्यास भी इनका याद रख लो, चलो उपन्यास भी पूछा जाता है कभी कभार। इनका उपन्यास है भैया आपका आपका बंटी, आपका बंटी। ठीक है, चलो अब बढ़े फिर आगे की ओर। तो जो हमारा अब 17वां प्रश्न है वह है कि वीर पुत्र को जन्म देने वाली माँ इस शब्द समूह के लिए एक शब्द कौन सा होगा। ठीक है ना, जैसा कि आप सभी को पता है वो होगा वीर प्रसू। ठीक है ना, वीर प्रसू होगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसमें हमारा सही हो गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो 18वां प्रश्न है वह है निम्नलिखित में से पशु शब्द का विशेषण है। तो पशु शब्द का जो विशेषण होगा ना वो होगा आपका पाश्विक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा, क्योंकि जो आपके पाश्विक का मतलब होता है ना वो होता है आपका कि जो मतलब पशु जैसा आचरण कर रहा हो। ठीक है ना,
जो पशु जैसा आचरण करने वाला होगा उसी को हम पार्श्विक कह देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका विशेषण हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वह है कि वृक्ष शब्द का वर्ण विन्यास है। तो भैया जो वृक्ष शब्द का वर्ण विन्यास है वो होगा आपका वी और री आ रहा है ना, वह री 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 आ रहा है, देखो री री प्लस री होता है। ठीक है ना, प्लस री की मात्रा है। ठीक है ना, तो फिर इसके बाद आएगा प्लस छ। ठीक है ना, री क स, तो क श प्लस अ आएगा। ठीक है ना, वृक्ष वृक्ष। ठीक है, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर वृक्ष अ। देखो पहले ही नंबर है, ठीक है ना, पहला ही नंबर है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर अब बढ़े आगे की ओर। तो हमारा आज का जो लास्ट प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित में से हिंदी वाक्य का अनिवार्य तत्व नहीं है, अनिवार्य तत्व नहीं है बोला है, तो सार्थकता तो है भैया। ठीक है ना, और हिंदी का बोला है। ठीक है ना, और पदक्रम भी है और योग्यता भी है, और अलंकार देखो अलंकार नहीं है, क्योंकि अलंकार आपका काव्य में यूज होता है। ठीक है ना, काव्य में यूज होता है। काव्य यानी जो आप बोलते हो दोहा चौपाई, ठीक है ना, इनमें आपका अलंकार यूज होता है। ठीक है, और पद्य में यूज होता है, यानी तो अलंकार इसमें हमारा बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अनिवार्य तत्व नहीं है बोला है। ठीक, चलो तो ये थे आपके 20 प्रश्न हिंदी के। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो से ना आपको थोड़ा बहुत भी ज्ञान प्राप्त हुआ है तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे। ठीक है, इसी आशा के साथ हम करते हैं वीडियो को यहीं पर समाप्त। चलिए, धन्यवाद।